नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट की थी और इसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज दोस्तों हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की अनुसूचियां। तो दोस्तों इनकी यदि हम बात करें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात सीधी सी है दोस्तों, जहां भी आपको पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी जहां भी देखने को मिलेगी, वहां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करें हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस फॉर्म में, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों कि क्वेश्चंस आएंगे और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, इन सभी के होंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यदि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आप बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से आप इनको कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी दिया गया है। यदि चीजें आपको अच्छी लग रही है और बहुत अच्छे से बातें समझ आ रही है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, दोस्तों तक भी पहुंचानी है। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये है क्या। तो कहा जाता है जो शेड्यूल्स है इनके बारे में, दीज आर द दोज टेबल विच आर नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं ये वो तालिका है जो किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। ये बात कहते हैं क्या, शेड्यूल्स के बारे में। यदि शेड्यूल्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो ओरिजिनल कितने थे, तो आपको हो गए 8, और आज कितने हो चुके हैं, ये 12। तो दोस्तों इन पे किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, क्या अप्रोच रहेंगे, उन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा अच्छे से क्या है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितनी शेड्यूल्स है ये आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल हमें साफ साफ पता है, पहले 8 थी लेकिन आज कितनी है, 12 है दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, साफ साफ बात लिख रखी है। आज कितनी है, तो आप कहोगे सर आज कितनी है, 12, 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। लेकिन पहले जब संविधान हमने लागू किया उस टाइम पे कितने शेड्यूल्स थे, तो आप कहोगे शेड्यूल्स थे सिर्फ 8। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर है। अब इसके बारे में हल्की सी बात भी देख लेते हैं। क्या, भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो हमें यह भी पता लग गया कि ये क्या काम करती है। द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें अलग अलग तरीके की जानकारियां हैं वो संपूर्ण प्राप्त करती है, क्या प्रदान करती है, अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते रहिएगा, अच्छे से करते रहिए। देखिए चीजों को, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड इन द इंडियन यूनियन, ये कह रहा है यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाया जाना है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडमेंट। तो कह रहा है इनमें से किस अनुसूची में हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि शेड्यूल 1, अनुसूची नंबर 1 आपकी किसके बारे में बताती है, नेम एंड द एरिया और नए स्टेट वगैरह के बारे में। और यदि मैं देखूं तो पार्ट 1 में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। करते हैं हम इसकी बात। आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ए। अब देखिए इसमें साफ साफ बातें आपको बताई गई है। यदि भारतीय संघ के अंदर एक नया राज्य बनाना है, तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका शेड्यूल 1 है उसके अंदर हम चेंज करेंगे। पहली अनुसूची में शामिल विषयों में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, गठन, अधिकार क्षेत्र और सीमाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो बात ये भी ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें किस किस के बारे में बात की गई है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, गठन, अधिकार क्षेत्रों के बारे में है। और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग जो आपका 239 ए जो दिल्ली था उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था दोस्तों, वो भी इसी अनुसूची के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन
इसके तहत अनुच्छेद 2 में संसद को ऐसे नियम और शर्तों को कानून के द्वारा संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार भी देता है, जो कि उचित समझे। तो हमें बात समझ में आ गई कि शेड्यूल 1 की जब हम बात कर रहे हैं, शेड्यूल 1 में हमें साफ-साफ बात कह रखी है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, लेकिन जो आपका पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 2 जो किसको पावर देता है? आर्टिकल नंबर 2 आप कहोगे पार्लियामेंट को क्या कर सकता है? नए राज्य बना सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? आपकी पार्लियामेंट में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही है। बहुत धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठती जाए। ठीक है, चीजें अच्छी लग रही हैं तो चीजों को लाइक शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following is provided in the third schedule of the Indian Constitution? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो थर्ड शेड्यूल के अंदर दी गई है। पहली पढ़ते हैं, फ्रॉम ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन। ये कहता है जो संघ के मंत्री है ना दोस्तों, उनको क्या करता है ये? ओथ मतलब शपथ दिलाता है। बात सही है इसकी। फ्रॉम ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बात ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको भी इन्हीं के द्वारा, इसी शेड्यूल के द्वारा क्या किया जाता है? शपथ दिलाई जाती है। फ्रॉम ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों ये बात गलत है। फ्रॉम ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये बात भी सही है दोस्तों। लोकसभा के जो पार्लियामेंट है, संसद के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को जो ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, वो सारी की सारी। तो दोस्तों बात यहाँ पे साफ साफ कही गई है क्या, कि जो आपका शेड्यूल 3 है वो किसके बारे में बात करता है? ओथ के बारे में बात करता है। किस किस को ओथ? तो यूनियन के जितने भी मिनिस्टर है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मिनिस्टर हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, इन सभी को शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या दिलाई जाती है? ओथ दिलाई जाती है दोस्तों। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को किसके? आर्टिकल 60 के थ्रू। वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 के थ्रू। और जो गवर्नर है दोस्तों उसको कितने? 59 के थ्रू। तो ये कुछ शेड्यूल्स हैं जो इनको बाहर रखा गया है। इनको आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिलाया जाता है, लेकिन इनको शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है हल्की सी। बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा यहाँ पे साफ साफ बात लिख रखी है। आंसर यदि देखें तो देखो, आंसर यहाँ पे आप लगाना चाहो 3 काट दो, 3 इसमें भी नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर क्या है? ये रहा। देखिए बात करते हैं। बात हमने सबकी कर ली, इसमें कोई चीज नई नहीं है। वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, इसके अलावा ऑडिटर जनरल। ठीक है, इन सभी के बारे में इसके अलावा पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, इन सभी को जो ओथ दिलाई जाती है शेड्यूल 3 के द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन जब हम बात करें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को, तो अकॉर्डिंग किसके? तो आप कहोगे आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया वाइस प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर को भी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains special provision for the administration and control of schedules area in different state। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? दोस्तों एक में तो देखो हम बात करते हैं शेड्यूल 1 में किसकी? नेम एंड एरियाज। दूसरे में हम बात करते हैं किसके बारे में? सैलरीज। तीसरे में हम बात करते हैं दोस्तों ओथ। फोर में हम बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। 5 में हम बात करते हैं किसके बारे में? जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 6 में हम बात करते हैं जो स्पेशल एरियाज हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में। 7 में हम किसको बात करते हैं? तो आप कहोगे सर पावर्स के बारे में बात करते हैं, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। 8 में हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? तो लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज हमारे शेड्यूल के अंदर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों 9 ऐड किया गया था जो किससे रिलेटेड था? तो आप कहोगे लैंड रिफॉर्म एक्ट के। 10 की बात करूं दोस्तों तो आप कहोगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। 11 के बारे में दोस्तों बात करूं तो ये पंचायती राज के बारे में बताता है। और जब हम बात करें 12 के बारे में तो ये हमें किसके बारे में बताता है दोस्तों? नगर निगम। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है किस शेड्यूल के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे आंसर हमें साफ साफ पता लग रहा है कौन सा है। तो आप कहोगे सर आंसर है इसमें 5, फिफ्थ है कहीं? तो ये रहा, फिफ्थ आपका आंसर रहेगा। क्योंकि फिफ्थ में बात की गई है किसके बारे में? तो आप कहोगे किसके बारे में?
शेड्यूल्स एरियाज कंट्रोल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है 5 के अंदर। देखते हैं, देखिएगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची आ गई ना, वही 5th में। क्या बात करता है? विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान का भाग 10। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी है, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 हमें इसके बारे में बताता है। और आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल है आपका 244 से लेके 244 ए तक, जो डील किस पे करता है? डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। ठीक है, इनके ऊपर करता है। द प्रेसिडेंट इशू डायरेक्टिव्स फॉर दिस, डायरेक्शंस फॉर दिस। तो प्रेसिडेंट इसके लिए क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी दे सकता है दोस्तों, निर्देश जारी कर सकता है, लिख रखा। राष्ट्रपति इसके द्वारा निर्देश जारी कर सकता है। इसमें जनजातीय जनसंख्याओं की बहुलता, क्षेत्र की अव्यवस्थित पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ेपन के मापदंड के रूप में रखा जाता है। जो अलग अलग है दोस्तों उनके बारे में। और अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने की यह प्रक्रिया अनुसूची 6 के विभिन्न है। जो घोषणा कर सकती हूँ किसमें है? 6 में है दोस्तों, लेकिन प्रशासन किसमें दिया गया है? प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव किसमें दिया गया? 5th में। बात ध्यान रखनी है, पार्ट 10 में है, आर्टिकल 244 से 244 ए में है। और कौन इशू कर सकता है इसके लिए डायरेक्शंस? तो प्रेसिडेंट के पास इसकी पावर होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और आपको बताना है। The fifth schedule is related to the governance and protection of the interest of which specific group of peoples? 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों का शासन का संरक्षण में संबंधित है? शेड्यूल कास्ट नहीं है दोस्तों, रिलीजियस के बारे में बात नहीं करता, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में, किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो ये साफ साफ बात यहाँ लिख रखी है। किस किस एरिया की? तो आप कहोगे सर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, इन सभी के बारे में बात करता है। इनके प्रशासन और संरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, 5वीं अनुसूची में इन सभी को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित और क्षेत्रीय जाति प्रशासनों पर नियंत्रण से संबंधित है। 6 में किसके बारे में है? तो आप कहोगे सर 6 में दिया गया इन 4 स्टेटों के बारे में। इनके अलावा जो बच गए सारे के सारे वो किस में है? 5 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which schedule of the Constitution of India the transfer of tribal land to provide private pro, private parties for mining can be declared null and void? भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि हस्तांतरित शून्य घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये नया ही क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये देखो, आप सारी चीजें छोड़ दो, आप एक चीज देखो, इसमें ट्राइबल की बात कर रहे हैं ना, तो ट्राइबल के बारे में अभी हमने बात की, किसमें होगा? तो 5th शेड्यूल में इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि आप इसको देखो वैसे भी काट सकते हो, 3 में भी नहीं हो सकता, 9th में भी नहीं हो सकता, 12th में भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका आपको साफ साफ दिख रहा है, आंसर बनेगा आपका क्या? 5th शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, कई बार चीजें ना पता हो तो हम उनको एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। भारत के संविधान में जो 5th शेड्यूल है, इसके तहत क्या किया जाता है? जो खनन एवं निजी पार्टियों के आदिवासी भूमि का हस्तांतरण शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है ना? इससे जुड़ा फैसला कब दिया था? तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में दिया था। तो दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये कब दिया था? तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। किस केस में दिया था? तो समता बनाम आंध्र प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कितने लोगों की जजेस थी ये बेंच थी? तो आपको 3 मेंबर की बेंच थी दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको हल्की सी दिमाग में रखनी है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, which one of the following statement best reflects the outcome if a specific area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India? ये कह रहा है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिणाम को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन, इट विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल पीपल्स लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल्स। यह आदिवासी लोगों की भूमियों को गैर आदिवासी लोगों के हस्तांतरण करने से रोकेगा। बात बिल्कुल सही है, ट्राइबल के बारे में बात करता है।
इसके अलावा दोस्तों सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ कोई बात नहीं होती। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के बारे में कोई वो नहीं है। इसमें कह रहा है द स्टेट हैविंग सच एरिया शैल बी डिक्लेयर्ड एज ए स्पेशल कैटेगरी, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको दिख रहा है, तो साफ साफ उसी पे टिक करोगे, आंसर रहेगा आपका 1। बताने की बात इसमें है नहीं, सारी बातें वही दी गई है। बस ये ध्यान रखना है क्या, कि इसके अंदर एक चीज है, ये रही। क्या कह रहा है ये देखो, इट प्रोहिबिटेड it prohibited the transfer of land belonging to the tribal people to non-tribal people। कहाँ दी गई है, पैरा 5 of the 5th schedule given special power to the governor in this regard। इसके लिए किसको पावर दी गई है स्पेशल, तो पावर दी गई है गवर्नर को। कहाँ, पैरा नंबर 5 में और शेड्यूल नंबर 5 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हल्के से आगे और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। The provision of fifth schedule and sixth schedule in the Constitution of India have been made for which of the following। ये कह रहा है भारत के संविधान में जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो हमें पता है दोस्तों किसके लिए, जहां भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात आ गई वही हमारा आंसर है। तो और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। राज्यों की सीमाओं का बिल्कुल नहीं है। क्या आपको इसके अंदर बाउंड्रीज के बारे में बात की गई है, आप कहोगे नहीं सर। क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो आप कहोगे ये भी नहीं है सर। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है हमें, ए। इस पे दोस्तों क्वेश्चन काफी आए हैं, ध्यान रखना है आपको। 6 में आपको असम, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में बात की गई है, और 5th में बात की गई है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये बात ध्यान रखनी है। अब मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, मैंने आपको 5th और 6th इतने अच्छे से करा दिया, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं तो सारी की सारी बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ। देखिए, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ये कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा जनजातीय क्षेत्र, तो देखिए दोस्तों, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इनका तो है ही नहीं, उत्तराखंड भी कहीं नाम नहीं है, बिहार छत्तीसगढ़ भी नहीं है, आंसर यही है मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 3 स्टेटों की बारे में बात करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट है दोस्तों। इसमें 3 दे रखे हैं इसलिए 3 दिख रहे हैं आपको। यहाँ आपको साफ साफ मिल जाएगा इन सभी के, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 4 स्टेटों के बारे में इसने बात की है, 6th शेड्यूल में बात की गई है। और दोस्तों आर्ट पार्ट नंबर कहाँ पे है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 244 से लेके 244 ए तक संविधान में इसके बारे में बात की गई है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, 1949 में संविधान सभा के द्वारा पारित एक 6ठी अनुसूची में, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, वही बात है 6th शेड्यूल के अंदर ये बात की गई है। नेक्स्ट, विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची या प्रविष्ट राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों देखिएगा, लिस्ट नंबर 1 जो है आपकी है वो सेंटर लिस्ट है ना, सेंटर लिस्ट। दूसरे पे कौन सी है दोस्तों, स्टेट लिस्ट। और तीसरे पे कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट। तो मतलब सेकंड तो आएगा, और सेकंड भी इसमें 2 है, तो दोस्तों 27 नहीं, कितने हैं, 37 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसी में आंसर जो आपका है सी आंसर है। देखिए यहाँ पे आपका सी आंसर कितना है, लिस्ट 2 37 आपका आंसर रहेगा। बात करते हैं इसमें कितनी, तो बात करें 7वीं अनुसूची में किसके बारे में, राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट के बारे में हमें बताता है। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है, तो हमें साफ साफ बात बताई गई है, विधानमंडलों के चुनाव संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन एक राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव से संबंधित है। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है। तो संघ सूची में दोस्तों देखिए डिफेंस आता है आपका, डिफेंस मतलब रक्षा। आप देखो फॉरेन अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय की चीजें वो भी किसके पास है, तो आपको सेंटर के पास है।
रेलवेज मैं कहूँ किसके पास, आप कहोगे ये भी सेंटर के पास है, तो आंसर क्या, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इसका विषय नहीं है सेंट्रल लिस्ट का। तो बात यही है दोस्तों, इसमें कुछ बताने का है नहीं, तो आंसर आपका डी एग्रीकल्चर ही है, जो किसमें नहीं है, आपके सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, which of the following schedules of the Constitution of India was adopted to the Constitution by the first constitutional amendment? तो दोस्तों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था कब, 1951। कौन थे पीएम, तो पीएम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कौन सी शेड्यूल्स को हमने ऐड किया था दोस्तों, आप कहोगे 8 तो थी, हमने ऐड कौन सी की थी, नाइन्थ। तो नाइन्थ आपका आंसर रहेगा दोस्तों, ये रही। देखिएगा, इसके बारे में बात हम कर लेते हैं अब सारी। अब इसमें साफ साफ बात की गई है, जो आप कहोगे नाइन्थ ऐड किया गया था दोस्तों, देखिएगा, ठीक है, ये रहा। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा, इसके अंदर 1985 में जोड़ा गया, कौन सी, शेड्यूल नंबर 10। कब जोड़ी गई, 1985 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो आप कहोगे 52। और इसमें क्या किया गया था, दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इसमें बात की गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर यदि मैं बात करूं, ओरिजिनल 8 थी, आज कितनी है, 12। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मे बी delegated to the panchayats are given in the list। सूची में पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बात बताओ दोस्तों, 9 में हमने बात की किसके बारे में, तो आप कहोगे लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में। 10 में हमने बात किसके बारे में की, तो आप कहोगे सर 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की। 11 में किसके बारे में बात होती है, तो आप कहोगे सर पंचायती राज के बारे में, तो पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन सी 11th शेड्यूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर ये रहा। कब जोड़ी गई, तो आप कहोगे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको जोड़ा गया था। तो ये सारी की सारी बात इसमें दे रखी है। विषय ध्यान रखने हैं कितने हैं, 29 सब्जेक्ट हैं जो किसको दिए गए हैं, पंचायती राज को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िएगा आगे। मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन हैज बीन इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग। ये कह रहा है विवाह है, तलाक है, गोद लेना है, को निम्नलिखित में से किसके तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अब यदि हम बात करें ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं, ये आपके ना तो स्टेट लिस्ट में ना ही सेंट्रल लिस्ट में, तो किस में है, तो ये जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है। तो दोस्तों यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी, ये रहा कंकरेंट लिस्ट, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में ही ये सारे के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। और कितने हैं, तो आप कहोगे 52 सब्जेक्ट दिए गए हैं हमें, कहाँ पे, कंकरेंट लिस्ट पे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, नए सब्जेक्ट भी ऐड किए गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। शिक्षा है ना, एजुकेशन है। इसके अलावा दोस्तों आप ये कह सकते हो फॉरेस्ट वन के बारे में है, वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपके है ना, वर्ल्ड लाइफ, वो सारी की सारी एक मेजरमेंट, नापतोल, वो चीजें इसमें ऐड की गई थी कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है दोस्तों, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is mentioned in the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो दोस्तों देखिए, एजुकेशन है, ये किसका है, तो आप कहोगे ये कंकरेंट लिस्ट का है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सेम। फॉरेस्ट, ये भी कंकरेंट का। लेकिन रेलवे पुलिस है ना दोस्तों, ये रेलवे पुलिस कहाँ पे दी गई है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे दी गई है, आपको स्टेट लिस्ट में दी गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, रेलवे किस में आता है, तो आप कहोगे सर सेंटर के लिस्ट में आता है। लेकिन रेलवे पुलिस कहाँ दी गई है, ये स्टेट लिस्ट में दी गई है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, सारी बातें इसमें दी गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो 7th शेड्यूल है, उसमें रेलवे पुलिस का उल्लेख कहाँ किया गया है, राज्य सूची के अंदर किया गया है। और बाकी सारी की सारी किसमें आती है, आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं को संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषा हैं। पहले कितनी थी, तो वो सारी हम बात करेंगे। देखिएगा, यदि मैं बात करूं तो पहले कितनी थी, तो आप कहोगे 14th थी सर, 14 भाषाएं थी।
लेकिन 1967 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिस अमेंडमेंट का नाम है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ? तो ये लिख लेना दोस्तों, 1967 में क्या हुआ था? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें क्या जोड़ी गई? सिंधी, एक लैंग्वेज इसमें जोड़ी। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों, वो आता है 1992 में। कौन सा था? तो आप कहोगे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये 3 इसमें जोड़ी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों 2003 में आप कहोगे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें दी गई है मैथिली, संथाली, डोंगरी एंड बोडो। तो ये आपकी पूरी जर्नी है, इसके अंदर कौन कौन से आप देखोगे लैंग्वेजेस को कब कब ऐड किया गया है। अब आप सोच रहे होगे ये 3 चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है बहुत बार। पूछ लेगा 1967 में क्या ऐड किया गया, 3 किसमें ऐड की, यहाँ 3 ऐड की, यहाँ कितनी ऐड की, 4 की, टोटल कितनी ऐड होगी दोस्तों? 8। ठीक है, और 14 और 8 कितने बन गए आपके? 22। अब पूछ लेते हो आप कई बार कि सर ये एक बात बताओ हमें कि ये किस तरीके से ऐड होती है। तो दोस्तों 2 चीज है। क्या? एक लैंग्वेज पहली तो होनी चाहिए हिस्ट्री, और दूसरी उसकी होनी चाहिए ग्रामर। यदि ये दोनों चीज है तो आप शेड्यूल में ऐड करा सकते हो। ग्रामर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, इंग्लिश कहीं भी नहीं है इसमें। कई बार इंग्लिश पे क्वेश्चन बना देते हैं लोग, तो इंग्लिश नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया था। तो एक बात बताइए दोस्तों, ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, तो देखिएगा कब आया था? तो आप कहोगे 9th शेड्यूल में है सर ये। तो 9th शेड्यूल आपका आंसर है, ये रहा। आगे बढ़िएगा। इसके बारे में सारी बात की गई है, 9th शेड्यूल में है। ठीक है जी। आमतौर पर सेंटर एंड स्टेट कानूनों में एक सूची होती है जिनमें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज बदल दिया गया था। इस अनुसूची में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चीजें हैं वो डीपली जाने लगी हैं। तो कितने? तो आप कहोगे 284 हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 इज कंटेन्ड इन। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसके निहित है? तो दोस्तों एक बात बताओ, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात हमने किस शेड्यूल में की है? तो आप कहोगे 9th में। तो दोस्तों ये 9th ही आपका आंसर है। ठीक है, 9th के अंदर बात की गई थी। देखिएगा ये है क्या? तो कुछ नहीं है दोस्तों, वही बात है, किस शेड्यूल में है? तो 9th में ही है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए क्या कह रहा है, कोहलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कोहलो मामला है वो संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों वो सूची है आपकी 9th। क्या है ये? बात करते हैं। देखिए लैंड रिफॉर्म एक्ट से लेके चीजें थी ये। क्या था मामला? देखिए 2007 का मामला है, संविधान संशोधन की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इसके तहत यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को जिसे 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ा गया। कब? ये डेट ध्यान रखनी है दोस्तों, 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ा गया। चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और इससे पहले 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की समीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि केशवानंद भारती मामला, उससे पहले भी जो मामले हुए उनके अंदर यही काम किया गया था। उठा के उस विषय को क्या डाल दिया? 9A में डाल दिया गया। कारण क्या था? क्योंकि उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं चीजों के लिए ये कहते हैं कब? 1973 के बाद जो भी मामले हैं उन सभी पे क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? जुडिशियल रिव्यू कर देता है। ठीक है, कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इसीलिए तो दिक्कत होती थी दोस्तों। तो इसीलिए चीजें ठीक हुई है अब। ठीक है, तो इस पे जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून के बारे में प्रावधान है? तो दोस्तों 10th आपका जो आंसर है वो रहेगा। 10वीं अनुसूची में इसके बारे में बात की गई है। कब जोड़ा गया तो इसके बारे में बात हम कर चुके हैं 1985 में। कब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो आप कहोगे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ विच स्टेट? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो अभी बताया था दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ये सारे आएंगे, तो चारों ये रहे, यही आपका आंसर है। ठीक है, सारी बात मैं कर चुका हूँ। 244 2 से लेके 275 1 तक छठी अनुसूची के बारे में है, लेकिन बात करें हम जब फिफ्थ के बारे में तो क्या था 244 से लेके 244 ए तक। लेकिन जब हम बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में तो कहाँ से है 244 2 से लेके 275 1 तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो पहली बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डालते हैं। इसके अलावा रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज ये भी है दोस्तों। देखो एक और दो तो आएगा ही आएगा, तो इसके अलावा दोस्तों एक दो और आपका आंसर बनेगा सेवन शेड्यूल में क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे जो पावर्स दी गई है इस पे काम करने, दोस्तों आपका आंसर रहेगा 1 2 5। तो ये तीनों चीज ऐसी है जो इस पे प्रभाव डालती है। शेड्यूल में क्या प्रभाव डालेगा आप खुद सोच के देखो। सिक्स्थ में क्या डालेगा, कोई नहीं, क्योंकि इनमें किसके बारे में है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तो वैसे ही बाहर हो गए, तो इसका मतलब आंसर है वो तीन ये वाले रहेंगे। साफ साफ बात की गई है, देखिए क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में सातवें नीति शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। 47 45 46 को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और अनुच्छेद 243 जी से लेकर 243 डब्ल्यू तक क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के तहत शामिल किया गया है, जबकि शिक्षा से संबंधित प्रावधान किसमें है, कंकरेंट लिस्ट में समर्थित सूची में शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी बात थी जो हमने, तो ये दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन आपको मैक्सिमम करवा दिए जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी समझ आई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना दोस्तों। आप नेक्स्ट टॉपिक की आपके पास वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे टाइम लगेगा वीडियो बन जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा अच्छे तरीके से। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।